नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूटी इंडिया पर। हम जैसा कि पिछली क्लासेज में हमने ज्योग्राफी के क्या बोलते हैं लगभग फिजिकल ज्योग्राफी के 70% सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब हम ओशिनोग्राफी पढ़ेंगे, ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन फिजियोग्राफी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि हमारा एग्जाम डिसाइड हो चुका है। हमारा एग्जाम 11 तारीख को सेकंड शिफ्ट में है, तो उसको देखते हुए हमने तैयारी जोर शोर से करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर, और क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम मैराथन क्लास लेके आए आप लोगों के लिए 10 मार्च को, जिसमें हम क्या सॉल्व कराएंगे, हम सॉल्व कराएंगे जीएनयू के पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर और डीयू के प्रीवियस 10 साल के पेपर आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक, तो तैयारी शुरू कर दीजिए और एकदम जोर शोर से एग्जाम पर लग जाइए। आज शुरू करेंगे ओशिनोग्राफी, और ओशिनोग्राफी में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे सरफेस कॉन्फिगरेशन। यानी कि जो हम जब कॉन्टिनेंट यानी कोस्ट लाइन जब ओशियन की कॉन्टिनेंट की खत्म होती है और जहां से ओशियन स्टार्ट होता है, यानी कि ये रीजन जैसे ये खत्म हो रही है, तो ये रीजन जहां से ओशियन स्टार्ट होता है, जैसे आप बीच कहते हैं, कोस्ट कहते हैं, तो वहां से लेके ओशियन के डीप तक यानी ओशियन के बेसिन तक कौन कौन से क्या बोलते हैं लैंड फॉर्म्स या क्षेत्र पाए जाते हैं ओशियन के फ्लोर, उनके बारे में हम जानेंगे। और अपने सिलेबस से हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है उनका, वो बनते कैसे हैं और कहाँ तक उनका झुकाव होता है, उनका ग्रेडियंट कितना होता है, ये सब इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इनके ओशियन कॉन्फ़िगरेशन में 4-5 टॉपिक हैं। एक है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उसके बाद है स्लोप, फिर है कॉन्टिनेंटल राइज, और उसके बाद फिर एबिशल प्लेन। तो इन 4 चीज़ों के बारे में अच्छे से जानेंगे। उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे, उसके बाद फिर हम ओशियन के क्या बोलते हैं सैलिनिटी, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद रिजेस के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम कोरल रीफ्स, टाइड्स के बारे में जानेंगे, और अंत में जानेंगे हम इंडियन ओशियन के रिलीफ फीचर, अटलांटिक ओशियन के रिलीफ फीचर, और उसके बाद पैसिफिक ओशियन के रिलीफ फीचर। उसके बाद एक चीज और हम जानेंगे करंट्स, किस इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन में कौन कौन से करंट पाए जाते हैं और उनका मूवमेंट किस तरफ होता है, इक्वेटर वर्ड, पोल्स वर्ड, इनका सबका ये सब इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का अर्थ है जैसे ये क्या बोलते हैं आपका कॉन्टिनेंट है, ये लेयर कैसी है, क्रस्ट है। ठीक, जैसे एक टर्म आप प्लेट समझते हैं, तो प्लेट किस किस चीजों से मिलकर बनी होती है, प्लेट बनी होती है अपर मेंटल और क्रस्ट से मिलकर, प्लस क्रस्ट से मिलकर। ठीक, तो वही है ओशियानिक यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट। और ये जो नीचे ऐसे झुकेगा, फिर ये सी वाटर जो बीचेस पे भरा हुआ होगा, तो ये जो पोर्शन है सरफेस का, ये यहाँ पर कुछ दूरी पर कहलाएगा क्या, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जिसकी गहराई बहुत ज्यादा नहीं होगी, सैलो वाटर होगा। मतलब जैसे बीचेस पे पानी गहरा कम होता है, वैसे ही क्या होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, गहराई कम होगी, सैलो वाटर होगा। ठीक, ये बनते कैसे हैं, सेल्फ फॉर्म ड्यू टू द सबमर्ज पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल, यानी कि बना कैसे है। एक थ्योरी क्या है, एक थ्योरी ये है कि कॉन्टिनेंट था, उसका कुछ पार्ट क्या बोलते हैं समुद्र में पानी से डूब गया, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन गया। दूसरा रीजन क्या है, रिलेटिव राइज इन सी लेवल, यानी कि समुद्र की सरफेस वाटर के लेवल में ऊंचाई, यानी कि समुद्र का सरफेस लेवल यानी सी वाटर क्या हो गया, बढ़ गया, समुद्र के तल में बढ़ोतरी हो गई, पानी में बढ़ोतरी हो गई, जिससे क्या हो गया, कुछ पार्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, कॉन्टिनेंट्स का सबमर्ज हो गया किसके अंदर, ओशियन के अंदर, तो क्या बना दिया, वो बना दिया कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और तीसरा रीजन क्या, सेडिमेंट डिपॉजिटेड बाय रिवर्स, यानी कि रिवर जब माउथ, रिवर का माउथ कहाँ होता है, ओशियंस में होता है। ज्यादातर रिवर्स खत्म होती है कहाँ पर जाके, ओशियंस में खत्म होती हैं। तो जब ओशियंस में खत्म होती हैं तो वहां पर क्या करती हैं, वो अपने सेडिमेंट्स को डिपोजिशन करती हैं, तो उनसे भी क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का निर्माण हो सकता है। ठीक, नोट कर लीजिए 2 रीजन जो इंपॉर्टेंट है किस कारण से बनते हैं और एक्चुअल में ये होते क्या है। ठीक, इसके बारे में चलिए आगे जानते हैं थोड़ा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहला क्या है, जेंटली स्लोपिंग सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट। जैसा कि मैंने बताया, कॉन्टिनेंटल प्लेट का जेंटली स्लोपिंग, यानी कि वो स्लोप ग्रेडियंट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, जेंटल स्लोप होगा। कैसे, ऐसे जेंटल स्लोप होगा, समझ रहे हैं आप, हाई स्टीपी स्लोप नहीं होगा कि अचानक से बहुत गहरा है खाई के जैसा होगा, नहीं होगा, जेंटल स्लोप होगा। ठीक, पहला चीज हमने समझा जेंटल स्लोप। उसके बाद क्या कह रहा है, ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज 1 डिग्री और लेस, यानी कि इनका जो ग्रेडियंट होगा, इनका जो एंगल होगा अर्थ के सरफेस से लेकर के, वो कितना होगा, 1 डिग्री होगा या उससे भी कम होगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ग्रेडियंट कितना होता है, तो हमारा कितना होता है, 1 डिग्री या उससे भी कम होता है, यानी कि 0 to 1 डिग्री के बीच होता है, माइनस में नहीं होगा। ठीक, दूसरा क्या है,
सेल्फ टिपिकली इंडेड एट अ वेरी स्टीप स्लोप कॉल्ड कॉन्टिनेंटल सेल्फ ब्रेक। ठीक, सेल्फ खत्म कहाँ पे होती है? सेल्फ ब्रेक पर खत्म होती है। जैसे ये स्टीप ऐसे बन रहा है तो अचानक से कोई पार्ट यहाँ पर उठ जाए, ठीक, जिसे कॉन्टिनेंटल क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला लैंडस्केप किसके? ओशियन के बॉटम का। ठीक, तो यहाँ पर ये खत्म हो जाती है। उसके बाद इसका तीसरा क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक क्या बता रहा है? मैसिव डिपोजिशन रिसीव ओवर लॉन्ग टाइम बाय द रिवर, यानी कि नदी के द्वारा बहुत ज्यादा डिपोजिशन, बहुत लंबे समय तक वो भी मिला, तो क्या बना? कॉन्टिनेंटल शेल्फ का निर्माण हुआ। ठीक, उसके बाद क्या बता रहा है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ बिकम फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज, ठीक, जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं ओशियन के बॉटम में, वो पाए कहाँ जाएंगे? वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में पाए जाएंगे। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज फाउंड इन द ओशियन इज एसोसिएटेड विथ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक, नोट कर लीजिए। तो हमने तीन चीजें क्या जानी? हमने सबसे पहला चीज जाना कि क्या बोलते हैं? जेंटली स्लोपिंग होती है, इसका ग्रेडियंट 1 डिग्री या उससे भी कम होता है। तीसरी चीज जानी, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ओशियन बॉटम में पाए जाते हैं वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में पाए जाएंगे, और वो फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज। ठीक, नोट कर लीजिए। चलते हैं हम आगे। आगे क्या बता रहा है? एवरेज विड्थ ऑफ शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो औसत चौड़ाई होती है 70 से 80 किलोमीटर होती है। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? कॉन्टिनेंटल राइज आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है? सबसे बड़ी शेल्फ कौन सी है? साइबेरिया की शेल्फ। सबसे बड़ी कॉन्टिनेंटल शेल्फ कौन सी है? साइबेरियन शेल्फ। नोट कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड। अब ये रिचेस्ट क्यों फिशिंग ग्राउंड क्यों होते हैं? ये फिशरीज के लिए रिचेस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर पाए जाते हैं प्लैंक्टोन्स। क्या पाए जाते हैं? प्लैंक्टोन्स। प्लैंक्टोन्स क्या होते हैं? ये न्यूट्रिएंट से भरे होते हैं, तो मछलियां इन्हें बहुत ज्यादा खाती हैं, इसलिए फिशरीज के लिए क्या होते हैं? ये बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं? उपयुक्त होते हैं। और दूसरा चीज, ये इन बीच का वाटर ना बहुत ज्यादा वार्म होता है और ना बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, कैसा? मिक्स्ड वाटर होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? ये फिशरीज के लिए उपयुक्त है। उसके बाद फिर तीसरा क्या कह रहा है? 20% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड गैसेज, यानी कि जैसा कि हमने देखा कॉन्टिनेंटल शेल्फ में क्या पाया जाता है? फॉसिल फ्यूल पाया जाता है। विश्व का 20% क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज का उत्पादन कहाँ से होता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी ओशियन के बॉटम के कॉन्टिनेंटल शेल्फ से होता है। उसके बाद फिर क्या कर रहा है? पॉलीमेटेलिक भी पाए जाते हैं, यानी मेटल्स भी पाए जाते हैं। कौन कौन से मेटल पाए जाते हैं? मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर। ये तीन मेटल भी जो कहाँ पर पाए जाते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर पाए जाते हैं। ठीक, तो नोट कर लीजिए। चलते हैं हम आगे, इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। उसके बाद क्या आ गया? कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप का अर्थ क्या हो गया? महाद्वीपीय ढाल, यानी कि सबसे पहला कैसे, जैसे हमने क्या देखा? ये जेंटल स्लोपिंग, ये शेल्फ हो गई। इसके बाद फिर स्लोप हमने देखा। ठीक, ये पार्ट समझिए इसको। ये पार्ट क्या कहलाया? कॉन्टिनेंटल स्लोप कहलाया। कॉन्टिनेंटल स्लोप कनेक्ट्स द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड ओशियन बेसिन, यानी समुद्र की सतह को और कॉन्टिनेंटल शेल्फ को क्या करता है? स्लोप कनेक्ट करता है। ठीक, ये स्लोप हो गया, और ये क्या हो गया? ओशियन का बेसिन हो गया। देख लीजिए। उसके बाद क्या करें? इसका ग्रेडियंट कितना होता है? ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप रीजन वेरीज बिटवीन 2.5 डिग्री, यानी कि 2.5 डिग्री, 1 डिग्री से ज्यादा, ठीक, और 2.5 डिग्री के आसपास होता है। हमने क्या जाना था? कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ग्रेडियंट कितना होता है? 1 डिग्री होता है। ठीक, तो और स्लोप का ग्रेडियंट कितना हो गया? 1 डिग्री टू 1 to 2.5 डिग्री। उसके बाद तीसरा हमारा क्या है? तीसरा कह रहा है कॉन्टिनेंटल स्लोप बाउंड्री इंडिकेट्स द एंड ऑफ कॉन्टिनेंट, यानी कि कॉन्टिनेंट का जो जहां पर कॉन्टिनेंट समाप्त हो जाता है, जहां से क्या शुरू होती है? ओशियानिक क्रस्ट शुरू होती है। क्या शुरू होती है? ओशियानिक क्रस्ट स्टार्ट होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या कॉन्टिनेंटल प्लेट खत्म हो जाती है और ओशियानिक प्लेट का स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो ये इसको भी दर्शाता है। जैसा कि हमने जाना, स्लोप और ओशियन बेसिन को क्या करती है? जोड़ती है। उसके बाद क्या कह रहा है? यहाँ और क्या पाया जाता है? यहाँ पाया जाता है कैनियन एंड ट्रेंचेज ऑब्जर्व्ड इन दिस रीजन। ठीक, कैनियन हमने क्या जाना? हमने वैली जानी थी, जैसे रिवर इरोजन में, वैसे समुद्र के अंदर भी बहुत सारी वैली
घाटियां होती हैं जो अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनोज या टेक्टोनिक इवेंट्स के कारण बनी होती हैं, वो कहाँ पाई जाएंगे? ट्रेंचेज ये सब कहाँ पाए जाएंगे? ये कॉन्टिनेंटल स्लोप में पाई जाएंगे। जैसे हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के बारे में क्या जाना, वहाँ पर पेट्रोलियम मिलेगा, फिशरीज मिलेंगी और मेटेलिक पॉलीमेटेलिक मटेरियल्स मिलेंगे, ये सब मिलेंगे। लेकिन कॉन्टिनेंटल शेल्फ में क्या, स्लोप में क्या मिलेंगे? स्लोप में ट्रेंचेज और क्या, कैनियन, डीप, ये सब कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे स्लोप में, कॉन्टिनेंटल स्लोप में। ठीक, उसके बाद जानते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल स्लोप ग्रेजुअली लूजेज इट्स स्टीपी विथ डेप्थ, यानी गहराई, जितना गहराई में जाते जाएंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप जो होगा वो खत्म होता जाएगा और वो कॉन्टिनेंटल राइज टर्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि एक समय ऐसा आएगा जहां पर ये ऐसा खत्म हो जाएगा स्लोप और ये कॉन्टिनेंटल राइज का टर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? स्लोप रीचेज द लेवल बिटवीन 0.5 to 1 डिग्री, यानी कि जब वो ओशन बेसिन में पहुंच जाएगा तो यहाँ का जो ग्रेडियंट होगा वो कितना होगा? 0.5 to 1 डिग्री। यानी कि हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स का और कॉन्टिनेंटल राइज का जो ग्रेडियंट होता है लगभग सेम होता है, यानी कि उनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है? सेम होता है, 1 डिग्री के आसपास दोनों का होता है। इट रिप्रेजेंट एज अ राइज। इंक्रीजिंग डेप्थ राइज बिकम वर्चुअली फ्लैट एंड मर्जेज विथ एबिशियल प्लेन। अब इसको हम क्या समझेंगे? इसको हम ये समझेंगे, जैसा कि हमने यहाँ देखा, ये इंक्रीजिंग हाइट के साथ क्या हो जाती हैं? ऐसे हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं एबिशियल प्लेन, यानी समुद्र की सतह में ये प्लेन्स, जैसे हमारे नॉर्मल रीजन में क्या होते हैं? मैदान होते हैं, वैसे ओशियन बॉटम में भी क्या होते हैं? प्लेन्स होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? एबिशियल प्लेन कहते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है? एबिशियल प्लेन। नेक्स्ट टर्म, एक क्रम से होते हैं, इनका जो लैंडस्केप है ओशन के बॉटम का, ये क्रम से है, तो इनको आप क्रम से भी याद रखिएगा। ठीक, जेंटली स्लोपिंग एरियाज ऑफ ओशियन बेसिन, ये जेंटली स्लोप होते हैं। जैसा कि हमने देखा कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ था वो भी कैसा था? जेंटली स्लोप था, ये भी जेंटली स्लोप है। एबिशियल प्लेन ये किससे कहाँ पर है? कॉन्टिनेंटल प्लेट पे ना होकर के ओशियानिक प्लेट पर स्थित है। उसके बाद क्या कह रहा है? फ्लैट स्मूथेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द टेरिजीनियस मिक्सचर, यानी कि ये फ्लैट होते हैं और स्मूथ होते हैं, यानी कि रफ सरफेस नहीं होता है। जैसे पृथ्वी की सरफेस प्लेन तो होती है लेकिन रफ होती है, कहीं पर थोड़ा बहुत ऊबड़ खाबड़ होता है, पूरा फ्लैट सरफेस टेबल की तरह नहीं होता है। लेकिन ये क्या है? फ्लैट होते हैं और स्मूथ होते हैं, यानी कि एकदम ही प्लेन होते हैं। उसके बाद क्या करा? इट कवर्स 40% ऑफ द ओशन फ्लोर। कोई भी ओशन होगा, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, कहीं भी होगा, उसका 40% क्या होगा? एबिशियल प्लेन होगा। ठीक, उसके बाद फिर क्या करा? प्लेन कवर्ड लाइक फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स लाइक सेवन सिल्ट, लाइक क्ले एंड सिल्ट। ठीक, क्या है? क्या कह रहा है? जो प्लेन होता है उसको जो अपर पार्ट होता है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, ओशियानिक क्रस्ट, वो बना किन से होता है? वो सेडिमेंट से बना होता है, ग्रेन सेडिमेंट, बहुत महीन कण होते हैं, जैसे कि क्ले और सिल्ट। ठीक, नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एक क्वेश्चन ये बताइए, अगर एक पॉकेट ऑफ सैंड है, यानी कि एक यूनिट सैंड है, उसमें क्या क्या है? उसमें है क्या बोलते हैं? क्ले, ठीक, सैंड है, और उसके बाद फिर उसमें सिल्ट है। तो इसको रिप्रेजेंट, इनको तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से ग्राफ का यूज करेंगे हम? किसका है? प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का। बताइए जल्दी, फर्स्ट सेमेस्टर का है, वेरी बेसिक क्वेश्चन है। डीप सैंड ट्रेंचेज। ओशियन में अब हमने क्या पढ़ा? उनके लैंडस्केप के बारे में जान लिया। अब क्या जानेंगे हम? डीप्स और ट्रेंचेज के बारे में जानेंगे। ओशियन के में कौन कौन से डीप्स पाए जाते हैं, ट्रेंचेज कौन कौन सी हैं, ये सब जानेंगे। हमने कहाँ जाना? ट्रेंचेज कहाँ मिलेंगी? कॉन्टिनेंटल स्लोप पर मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी? एक चीज हमने ये जाना था कि ट्रेंचेज मिलेंगी कहाँ पर? कॉन्टिनेंटल स्लोप पर मिलेंगी। कॉन्टिनेंटल स्लोप पर ट्रेंचेज मिलेंगी। ठीक, नोट कर लीजिए। उसके बाद भी हमने एक चीज और क्या जाना था? हमने एक चीज और जाना था कि जो डीप्स हैं वो कहाँ मिलेंगे? ओशियन के बेसिन में मिलेंगे। ठीक, ट्रेंचेज के साथ और क्या मिलेगा वहां पर? कॉन्टिनेंटल स्लोप में कैनियंस मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम जानते हैं डीप्स और ट्रेंचेज के बारे में। क्या है? ट्रांसक्रुएंट रिलेटिव स्टीप साइडेड नैरो बेसिन्स, यानी कि जो ट्रेंचेज होते हैं वो कैसे होते हैं? रिलेटिव स्टीप साइडेड नैरो बेसिन्स होते हैं, यानी कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये ऐसे। ठीक, फ्लोर है और वहां पर क्या हो? स्टीपीनेस हो जा रही है, गहराई हो जा रही है। ठीक, नैरो होते हैं। दे आर टेक्टोनिक ओरिजिन फॉर्म,
जैसा कि हमने क्या जाना था, रिफ्ट वैली क्या है, टेक्टोनिक ओरिजिन, यानी फॉल्ट क्या है, टेक्टोनिक इवेंट के अकरेंस से होता है। और रिफ्ट वैली बनती कैसे है, ट्रांसक्रूरेंट फॉल्ट की वजह से बनती है। ठीक, उसके बाद फिर क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर, दे आर फाउंड ओशियानिक कन्वर्जेंस, यानी ओशियानिक प्लेट का, यानी दो ओशियन की प्लेटों के कन्वर्जेंस से बन सकता है। अब ये कन्वर्जेंस होता कैसे है, मान लीजिए ये एक प्लेट है किसकी, ओशियानिक क्रस्ट की, ठीक है, ये है ओशियानिक क्रस्ट की एक प्लेट, ये भी दूसरी प्लेट ओशियानिक क्रस्ट की है। ठीक, तो यहाँ पर एक प्लेट जिसकी डेंसिटी कम होगी वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी किस पर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये क्या बोलते हैं, डेंसिटी भी वेरी करती है प्लेस टू प्लेस अकॉर्डिंग टू सेडिमेंट्स, यानी कि उसमें किस प्रकार की चट्टाने हैं, किस प्रकार की रॉक हैं। जैसे अब कहीं पर आयरन होगा और कहीं पर क्ले होगा तो डेंसिटी जिस रॉक में आयरन की मात्रा होगी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ओशियन के बॉटम में एक चीज और हम आगे जानेंगे कि टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, डेंसिटी कैसे वेरी करती है और सैलिनिटी कैसे वेरी करती है ओशियन के बॉटम में। ठीक, तो यहाँ से क्या बोलते हैं, जब इसके नीचे सबमर्ज हो जाएगा तो यहीं पर क्या बोलते हैं, ट्रेंचेज का निर्माण होगा, जो गहरी खाइयां बनेंगी और यहाँ से वो वोल्केनो निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, उसके बाद 3 to 5 किलोमीटर 3 से 5 किलोमीटर गहराई होती है ओशियन फ्लोर से किसकी, ट्रेंचेज की। ट्रेंच लाई अलोंग द फ्रिंजेज ऑफ द डीप सी प्लेन, यानी कि हमने एबिशल प्लेन जो होता है उनसे रिलेटेड होते हैं, उनसे जुड़े होते हैं, उनके अलोंग ये लाई करते हैं। नोट करिए ट्रेंचेज के बारे में इंपॉर्टेंट, जो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, पाए कहा जाते हैं, और क्या बोलते हैं, इनकी गहराई औसत कितनी होती है, कहाँ पर, समुद्र के तल में। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पर। क्या कह रहा है, पैरेलल टू द बॉर्डरिंग फोल्ड माउंटेन आर आइलैंड चेन्स, यानी कि समांतर होते हैं किसके, फोल्ड माउंटेन या आइलैंड चेन्स के, यानी कि जहां पर आइलैंड्स होते हैं वहां पर ट्रेंचेज ज्यादातर पाए जाते हैं, क्योंकि जो समुद्र में जो आइलैंड्स बने हैं वो ज्यादातर कैसे बने हैं, वो बने हैं क्या बोलते हैं, बहुत साल पहले, मिलियन ट्रिलियन ईयर्स पहले वोल्केनिक इरप्शन हुआ, कहाँ पर, ओशियन के डीप में, ओशियन के बेसिन में। तो वो क्या हुआ, वोल्केनिक इरप्शन हुआ ऐसे। ठीक, यहाँ क्रेटर से लावा निकला, ऐसे ऐसे डिपॉजिट होता गया। ठीक है, तो धीरे धीरे जब लावा बढ़ता चला गया और वो कहाँ पर आ गया, ओशियन के सरफेस के ऊपर आ गया, फिर वो क्या बोलते हैं, वोल्केनो ठंडा हो गया। जब वोल्केनो ठंडा हो गया तो धीरे धीरे वो जो लावा था, सॉलिडिफाइड लावा जो रॉक का स्ट्रक्चर था, धीरे धीरे वो सेडिमेंट्स हो गया। उसके बाद फिर वो लैंड का रूप ले लिया, वेजिटेशन का, वहां पर वेजिटेशन हो गई, उसके बाद वहां पर लाइफ पॉसिबल हो गई। ठीक, तो आइलैंड का फॉर्मेशन, जो सी के आइलैंड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन ऐसे होता है। ठीक है, तो ये जो ट्रेंचेज होते हैं ज्यादातर जो एक लाइन से, जैसे कि हमारा अंडमान निकोबार का क्या बोलते हैं आइलैंड है, उनके क्रम में 75-76 जो आइलैंड है उनमें, उनसे क्रम में वहां पर ट्रेंचेज भी पाए जाते हैं, तो उनसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, वर्ल्ड की डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है, मैरियाना ट्रेंच है। कौन सी है, मैरियाना ट्रेंच। पाई कहाँ जाती है, पैसिफिक ओशन में, और इसकी गहराई कितनी है, 11 किलोमीटर। कितनी है, नोट कर लीजिए, मैरियाना ट्रेंच पाई जाती है ओशियन कहाँ पर, पैसिफिक ओशन में, उसकी गहराई है 11 किलोमीटर, सबसे वर्ल्ड की डीपेस्ट ट्रेंच है। उसके बाद क्या करा, विद एक्टिव वोल्केनो स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, यानी कि वहां पर वोल्केनो भी पाए गए हैं और एक्टिव है वोल्केनो, और अर्थक्वेक भी वहां पर आता है, जिसकी वजह से हमने क्या जाना, टेक्टोनिक फोर्सेज के कारण इनका जन्म होता है या बनते हैं। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, डीप्स के बारे में, डीप्स के बारे में कह रहा है, अभी तक वर्ल्ड के ओशियन में बेसिन में कुल मिलाकर केवल 57 डीप्स एक्सप्लोर किए गए हैं। कितने, 57। उसके बाद फिर जिनमें से 32 कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन में, 19 अटलांटिक ओशियन में और 6 इंडियन ओशियन में। हमें यही तीनों अपने सिलेबस में पढ़ना है, इनके रिलीफ फीचर पढ़ने हैं, इनके करंट्स पढ़ने हैं, और इनकी सैलिनिटी और डेंसिटी और टेम्परेचर कहाँ कैसे वेरी करता है इसके बारे में जानना है। किन 3 ओशंस के बारे में, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन के, इनके तीनों के बारे में हमें जानना है। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट पर, मिड ओशियानिक रिजेज। ज्यादातर रिजेज कहाँ पर है, अटलांटिक में, और वो सबसे ज्यादा फेमस क्यों है, क्योंकि वो एक चेन में है। किसमें है, चेन में है, और उनकी लंबाई इतनी है कि आधा इक्वेटर कवर कर लें। ठीक, क्या कह रहा है, ओरिजिन कैसी होती है इनकी भी, रिजेज की ओरिजिन कैसी है, टेक्टोनिक ओरिजिन है।
हमने देखा ट्रेंचेज और डीप के बारे में, उनकी भी ओरिजिन टेक्टोनिक ओरिजिन है, लेकिन वहां पर देखा क्या प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है डाइवर्जेंट प्लेट, यानी कि इनको क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज को क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। ठीक, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां से ये दो प्लेट्स हैं, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में निकलती हैं, तो इनका क्या हो रहा है इनका विस्थापन हो रहा है। फिर यहाँ से जो वॉल्केनो निकलता है ओशियन के बेसिन से, वहां से वॉल्केनो डिपॉजिट करता है और नई क्रस्ट का फॉर्मेशन करता है। अपने लावा निकलेगा, डिपोजिशन होगा, फिर वो कूल होगा, उसके बाद नई क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद क्या करा है लार्जेस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, यानी कि ओशियन के बेसिन में सबसे दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन सिस्टम पाया जाता है। कहाँ पर ओशियन के बेसिन में, और वो है कहाँ वो एटलांटिक ओशियन में, मिड एटलांटिक रीजन के नाम से फेमस है। नोट कर लीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है एबिसल प्लेन और हिल्स। ठीक, सी माउंट्स डज नॉट रीच द सरफेस ऑफ ओशियन, यानी कि ऐसे हम जो ओशियन में के डीप में जो हिल्स हैं उन्हें हिल्स क्यों कहा गया, एबिसल प्लेन या हिल्स क्यों कहा गया, क्योंकि वो ऐसे पहाड़ हैं या हिल्स हैं, माउंटेन्स है, पर्वत हैं जो ओशियन के सरफेस पर नहीं है, अभी भी ओशियन में डूबे हुए हैं। अब पूछेंगे सर ये बने कैसे, ये बने वॉल्केनिक एक्टिविटी से, यानी कि पहले क्या थे, पहले ज्यादातर ये वॉल्केनो थे। क्या थे, वॉल्केनो थे, ज्वालामुखी थे। ये क्या हुए, इनका इरप्शन हुआ, फिर ये क्या बोलते हैं अपने बहुत सारे सेडिमेंट्स क्या किए अगल बगल डिपॉजिट किए, क्या किए डिपॉजिट किए, लेकिन ये सरफेस तक पहुंच नहीं पाए, आइलैंड का फॉर्मेशन नहीं कर पाए। उसके बाद फिर क्या हो गए, ये ठंडे हो गए, यानी कि डोमिनेंट हो गए। उसके बाद फिर ये यहाँ पर क्या बना लिए, ये बना लिए एबिसल हिल्स, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं कुछ दिन बाद जब ये इरोडेड हो जाता है तो ये फ्लैट टॉप्ड टेबल सरफेस की तरह दिखते हैं, जिन्हें हम आगे जानते हैं। ठीक, फ्लैट टॉप्ड सरफेस हो जाते हैं क्योंकि ऊपर का जो इनका ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर होता है वो कैसा हो जाता है, वेव से टाइट से उनका इरोजन हो जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं गायोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गायोट्स कहते हैं। ठीक, फ्लैट टॉप्ड माउंटेन नोन एज गायोट्स। मोस्ट गायोट्स इन पैसिफिक ओशियन, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, चलते हैं आगे हम। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है सबमरीन कैनियंस। सबमरीन कैनियंस क्या है, डीप वैली कटिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स होती हैं, हमने स्टार्टिंग में जाना जो ये जेंटली स्लोपिंग है जिनका ग्रेडियंट ये 1 डिग्री है, यहाँ पर वैली की कटिंग हो। हम जानते हैं कि कैनियंस को गॉर्ज भी कहते हैं और गॉर्ज को वैली भी कहते हैं। ये नाम अलग अलग चीजों से जब ये वैली बनती है तो वेरी करती है। समुद्र में वैली कैनियंस होगी, और गॉर्ज जो ग्लेशियर से बनेगा वो होगा, और रिवर के इरोजन से जो बनेगा वो वैली होगा। ठीक, उसके बाद फिर लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। यहाँ पर ये जब इनका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स है, यहाँ पर क्या होगी इरोजन के द्वारा या टेक्टोनिक फोर्स किसी के द्वारा क्या बोलते हैं यहाँ पर कटिंग हो जाएगी और वैली बन जाएगी थोड़ी स्ट्रक्चर में बी शेप या कोई भी किसी भी शेप की, तो उसे क्या कहेंगे, उसे सबमरीन कैनियंस कहेंगे, यानी कि जलमग्न घाटी। ठीक, उसके बाद फिर एटॉल्स। एटॉल्स क्या है, ये कोरल रीफ्स में भी पाए जाते हैं, उसका थर्ड स्टेज है। 3 प्रकार के जो कोरल रीफ्स पाए जाते हैं उसमें एटॉल्स भी हैं। एटॉल्स क्या है, लो आइलैंड फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशियन। एटॉल्स कहाँ पर पाए जाएंगे, ट्रॉपिकल ओशियन में पाए जाएंगे, और लो आइलैंड होते हैं। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा ट्रॉपिकल ओशियन एटॉल्स पाए कहाँ जाएंगे, एटॉल्स पाए जाएंगे ट्रॉपिकल ओशियन में, और ये क्या होते हैं, लो आइलैंड होते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ कोरल रीफ, जैसा कि मैंने बताया ये टाइप होते हैं कोरल रीफ सराउंडिंग अ सेंट्रल डिप्रेशन। इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे ये हो गया क्या बोलते हैं एटॉल, ये बाहरी लेयर हो गई जो सी में सरफेस पर है, किसकी, उसके माउंटेन से बने किसी भी स्ट्रक्चर से बनी हुई, और बीच में क्या है यहाँ पर कोरल रीफ है। ठीक, और यहाँ पर क्या है वाटर है, सेलो वाटर। ठीक है, जिसे हम लैगून जानते हैं, लैगून झील पता है ना आपको, वही है। वहीं पर एटॉल्स भी होते हैं जो सराउंड किए होते हैं। देखिए समझते हैं पूरा स्ट्रक्चर अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है। सबसे पहला कॉन्टिनेंटल शेल्फ,
इसका ग्रेडियंट कितना होता है, हमने कैसा बताया, इसका ग्रेडियंट होता है 1 डिग्री और इसकी डेप्थ देखिए 200 मीटर। उसके बाद फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक ध्यान से देखिए, कॉन्टिनेंटल स्लोप का हमने ग्रेडियंट कितना बताया था, 2.5 डिग्री, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर हमने और क्या क्या बताया था, ये फिशरीज के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। दूसरा क्या बताया था, सैलो वाटर होता है, ठीक। तीसरी चीज यहाँ पर क्या बताई थी, फॉसिल्स फ्यूल्स पाए जाएंगे, कहाँ पर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर। और कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में हमने क्या बताया था, हमने क्या जाना, इनकी तो हमने ये तो जान ली क्या बोलते हैं कि ग्रेडियंट कितना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या पाया जाएगा, यहाँ पर पाए जाएंगे कैनियंस एंड ट्रेंचेज, ठीक। उसके बाद फिर कॉन्टिनेंटल राइज, फिर एबिसल प्लेन देख लीजिए। उसके बाद फिर ओशियानिक ट्रेंच जो प्लेट के सबडक्शन से या फिर कन्वर्जन से बना होता है, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, ये वॉल्केनिक माउंटेन, ये देखिए जिसे हम एबिसल हिल्स या प्लेन से कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सबमरीन रिजेज, ये उसके बाद ये वॉल्केनिक आ गई, ओशियानिक ट्रेंचेज। देख लीजिए जो स्ट्रक्चर हमें ओशियन के बेसिन में जो लैंड सरफेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है समझिए। इनकी डेप्थ क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की 200, इनकी 2000 से 3000 2 to 3 किलोमीटर। एबेसल प्लेन की डेप्थ कितनी होती है, 4000 से 6000 किलोमीटर। इनकी 3 to हमने क्या जाना था 4 किलोमीटर यहाँ से डेप्थ होगी, यानी एबेसल प्लेन से ओशियन के बेसिन से इनकी डेप्थ कितनी होगी एवरेज 3 to 4 किलोमीटर। लेकिन केवल एक ऐसा ट्रेंच है जिसे मैरियाना ट्रेंच कहते हैं जिसकी डेप्थ कितनी है 11 किलोमीटर, ठीक। कहाँ पर पाया जाता है, पैसिफिक ओशियन में। वॉल्केनिक आइलैंड जाना या वॉल्केनो का इरप्शन हुआ, लावा का डिपोजिशन हुआ, वो सॉलिडिफाई हुआ और जितना ज्यादा इरप्शन हुआ फिर ऊपर जाके वो आइलैंड का फॉर्मेशन कर लिया। लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लेशियर्स जो हैं सब पिघल जाएंगे, तो जो वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं ये भी जलमग्न हो जाएंगे, ये भी पानी में डूब जाएंगे, क्योंकि सी लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। चेंज इन सी लेवल, ये टर्म इसको क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा यूस्टैटिक चेंज। आगे जानते हैं इसके बारे में, ठीक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्या है हमारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि वो फैक्टर जो टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सबसे पहला क्या है, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है, ये क्या कैसे इफेक्ट करेगा, ये इफेक्ट कैसे करेगा, टेम्परेचर ऑफ ओशन डिक्लाइंस फ्रॉम इक्वेटर टू पोलवर्ल्ड। यानी कि हम ये देखिए, ये है हमारा, रुकिए एक सेकेंड, ये यहाँ पर देखिए, ये है हमारा ग्लोब, ठीक। सपोज करिए, ठीक, ये है हमारा इक्वेटर और यहाँ पर क्या बोलते हैं, कैसा है, एस शेप में कैसा है, अटलांटिक ओशियन है, फिर यहाँ पर इंडियन ओशियन है और इधर पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पर भी पैसिफिक ओशियन नॉर्थ अमेरिका से मिलेगा के। तो देखिए ये है पोल, नॉर्थ पोल। तो इस डायरेक्शन से जब हम इधर जाएंगे तो जो ओशियन के सरफेस का जो टेम्परेचर होगा इधर घटेगा, ठीक। इक्वेटर टू पोल और टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, ठीक। और जब पोल से इक्वेटर बढ़ाएंगे टेम्परेचर कैसा होगा, बढ़ेगा। ये मैकेनिज्म क्या है, ये ऐसा है कि जैसे पोल्स क्या होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पूरा बर्फ जमा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कैसा होगा, यहाँ का कम होगा और यहाँ का ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पर होगा, ट्रॉपिक्स पर होगा, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर स्काई है और मैक्सिमम इंसुलेशन कहाँ पर प्राप्त होता है, ट्रॉपिक्स पर प्राप्त होता है। हमने क्लाइमेटोलॉजी में जाना कि जो इंसुलेशन होता है मैक्सिमम कहाँ प्राप्त होता है और मिनिमम कहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पर, डिक्लाइंस इन अमाउंट ऑफ इंसुलेशन फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, वही इंसुलेशन का टर्म हुआ जो मैंने बताया। उसके बाद फिर क्या करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। पहला फैक्टर तो हमने देखा लैटिट्यूड, ठीक। लैटिट्यूड कैसे इफेक्ट करेगा भाई, पोल से बढ़ आएंगे इंसुलेशन कम होगा, इधर इंसुलेशन ज्यादा होगा तो वो गर्म कम होगा, इसलिए वो ठंडा रहता है। तो इस वजह से क्या बोलते हैं, वहाँ का वाटर जो ओशियन का सरफेस वाटर होगा वो कैसा होगा,
ठंडा होगा। एक चीज और जान लीजिए, जो फ्रेश वाटर होता है वो फ्लोट करता है सलाइन वाटर के। एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी क्या बोलते हैं नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फीयर में जो बर्फ होती है वो ओशियन में तैरती क्यों रहती है? आपने नोटिस किया है कि तैरती क्यों है? क्योंकि फ्रेश वाटर क्या करता है, फ्लोट करता है सलाइन वाटर पर। वैसे भी नॉर्मली भी बर्फ क्या बोलते हैं तैरती रहती है, लेकिन आप ये जानिए कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो डीप ओशियन है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जो सरफेस वाटर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? पोल्स पर डेंसिटी ज़्यादा होगी डीप्स की। क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं जो फ्रेश वाटर है वो बर्फ बन गया है, क्योंकि सलाइन वाटर तो जमेगा नहीं, तो फ्रेश वाटर बर्फ बन गया है और वो क्या बोलते हैं फ्लोट कर रहा है किस पर? सलाइन वाटर पर। और यही चीज बात अगर ट्रॉपिक्स और इक्वेटर के बारे में की जाए तो ट्रॉपिक्स और इक्वेटर पर क्या बोलते हैं सैलिनिटी सरफेस वाटर की ज्यादा होगी, और जितना डीप जाएंगे उतनी ज्यादा सैलिनिटी कम होती जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर गिरेगा। टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जितनी ज्यादा सैलिनिटी होगी डेंसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक, आगे इनके बारे में हम डीप से जानेंगे। उसके बाद फिर क्या देखा? दूसरा फैक्टर, पहला फैक्टर लैटिट्यूड, दूसरा फैक्टर क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ओशन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर वार्मर एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ लैंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सबसे पहली चीज यहाँ कहना क्या चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि जो अर्थ पर लैंड और वाटर का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अफेक्ट करता है किसके? ओशियन के सरफेस के टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को। जैसे कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो लैंड है वो सदर्न हेमिस्फीयर से ज्यादा है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्लेशियर की संख्या कम है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? लैंड कम है, ओशियन ज्यादा है, तो इसलिए वहां पर ग्लेशियर्स ज्यादा हैं। कहने का ये मतलब है। ठीक, नोट कर लीजिएगा। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर इज आल्सो अ फैक्टर अफेक्टिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी वाटर। ठीक, उसके बाद तीसरा फैक्टर क्या है? इफेक्ट ऑफ विंड, यानी कि तीसरी चीज हवाएं भी क्या करती हैं? इफेक्ट करती हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को। वो कैसे? देखिए, हमने जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा था, हमने क्लाइमेटोलॉजी में क्या जाना था? जब प्लैनेटरी विंड्स इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो उनकी स्पीड तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन नहीं होता है। तो हमने उनसे क्या जाना कि जो कोल्ड और क्या बोलते हैं हॉट विंड्स होती हैं, हॉट विंड्स का डायरेक्शन क्या होगा? उनका होगा पोलवर्ड, और जो वार्म विंड होगी उनका डायरेक्शन क्या होगा? उनका डायरेक्शन होगा इक्वेटर वर्ड। ठीक, उसके बाद फिर ये इफेक्ट कैसे करेंगे? द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टुवर्ड द ओशियन सी ड्राइव्स वार्म सरफेस अवे फ्रॉम द कोस्ट रिजल्टिंग इनटू अपबिलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम वाटर। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे ओशियन है, ठीक, ओशियन के सरफेस का जो वाटर होता है, ओशियन के सरफेस का जो वाटर होता है, मान लीजिए वार्म है किसी भी कोस्ट का, या इंडियन के किसी भी केरला के तट का किसी भी कोस्ट का आप एग्जांपल लीजिए, जो वाटर है वो कैसा है? वो है वार्म। ठीक, और उसके हमने बताया पहले ही कि जो ओशियन के जितने डीप में जाएंगे और टेम्परेचर क्या होगा? उतना ही कम होगा। तो मान लीजिए ये ओशियन का सरफेस है, ठीक, तो इसका जो वाटर है, जो वहाँ की लोकल विंड है या कोई भी प्लेनेटरी विंड हो, सेकेंडरी या टर्शियरी विंड हो, कोई भी हो, वो क्या करेंगे? जो सरफेस वार्म वाटर है उसको अपने साथ हवा जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में वो फ्लो होंगे, यानी ओशियन करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो होंगे। ये सरफेस वाटर डीप कितना होगा? 50 to 100 मीटर होगा। कितना होगा? 50 to 100 मीटर। ठीक है, तो उतने ऊपर के पानी को क्या करेंगे विंड्स? अगर विंड की स्पीड 100 किलोमीटर है तो ओशियन करंट की स्पीड होगी 2 किलोमीटर पर सेकेंड विंड के डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में वो भी मूव करेंगे। जब ओशियन का सरफेस वाटर मूव कर जाएगा तो जो वाटर पीछे का है वो प्लेस नहीं लेगा, ठीक, उसकी जगह वो नहीं लेगा, उसकी जगह कौन लेगा? नीचे का, ओशियन के डीप का जो वाटर है वो नीचे से क्या होगा? अपबिलिंग होगा। तो नीचे क्या है? कोल्ड वाटर है। क्या है? कोल्ड वाटर है। तो यही यहाँ पर वार्म वाटर का प्लेस ले लेगा, तो यही टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होगा किससे? विंड्स के द्वारा। ठीक, उसके बाद फिर तीसरा क्या है? ये यहाँ पर इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फिशरीज। तो जैसा कि हमने जब क्वांटिटेटिव सेल्फ में जाना था कि सैलो वाटर होगा और वाटर कैसा होगा? ना बहुत ज्यादा कोल्ड होगा और ना बहुत ज्यादा क्या होगा? वार्म होगा, मिक्स्ड वाटर होगा। तो वही का है। और अपवेलिंग ऑफ वाटर ज्यादातर कॉन्टिनेंटल कहाँ पर होगी? सेल्फ से होगी, क्योंकि वहां का ही तो क्या बोलते हैं जो
गहराई होती है बहुत ज्यादा नहीं होती है, विड्थ होती है 70 to 80 किलोमीटर के आसपास। ठीक, तीसरा क्या फैक्टर है, ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स, वार्म करेंट्स रेज द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस एंड कोल्ड करेंट रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द ईस्टर्न प्लेस। यानी कि एक चीज ये नोट कर लीजिए, ज्यादातर क्या बोलते हैं कोल्ड करेंट कहाँ पर पाए जाएंगे, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, और जो वार्म करंट होंगे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। लेकिन एक्सेप्शन क्या क्या है, एक्सेप्शन के बारे में आगे जानते हैं। एग्जांपल्स देखिए पहले, गल्फ स्ट्रीम रेजेस द टेम्परेचर कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है नॉर्थ अमेरिका है कहां पर, ये अटलांटिक ओशियन में, ये करंट कहां पर है, अटलांटिक ओशियन में है, अटलांटिक ओशियन में है। ठीक, उसके बाद वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द यूरोप। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट से क्या बोलते हैं निकल कर और ऊपर पोल्स वर्ड की ओर मुड़ती है, जिससे क्या बोलते हैं ये जब नॉर्थ अमेरिका यूरोप के, ये गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अमेरिका से निकल कर यूरोप के वेस्टर्न कोस्ट पर पहुंचती है, तो वेस्टर्न यूरोप क्या है, एक ठंडा प्रदेश है, यानी कि ठंडा कॉन्टिनेंट, कोल्ड कॉन्टिनेंट है, जहाँ पर बर्फबारी होती रहती है। तो जब ये वार्म करंट वहां पर पहुंचेगा तो वहां के कोस्टल एरिया का क्या करेगा, टेम्परेचर डाउन करेगा, टेम्परेचर क्या करेगा, गिराएगा। तो ये भी क्या करता है, आसपास के प्लेस के टेम्परेचर को भी अफेक्ट करता है। अदर माइनर फैक्टर्स, अदर माइनर फैक्टर, ये तो हमने मेजर फैक्टर्स के बारे में जाना। माइनर फैक्टर क्या, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सी सरफेस। एग्जांपल के तौर पर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज सी वाटर इंक्रीज इन द केस ऑफ हायर सैलिनिटी। यानी कि समुद्र की किसी ओशियन वाटर के जितनी ज्यादा सैलिनिटी होगी उनका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा, यानी कि उतनी ही देर में वो गर्म होंगे, टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा। वाइस वर्षा का अर्थ हो गया, क्या बोलते हैं कि उसके अपोजिट, यानी कि जितना ही ठंडा पानी होगा या जैसे फ्रेश वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जितना होगा उसके बराबर होगा। ये फिजिकल फैक्टर हो गया। उसके बाद क्या करें, लोकल वेदर कंडीशन। लोकल वेदर कंडीशन जैसे कि यूरोप में, तो यूरोप में क्या है, यूरोप के कोस्टल एरियाज में जो करंट वहां पर पैदा होगा वो कैसा होगा, कोल्ड करंट होगा। ठीक, नोट कर लीजिएगा। जैसे कि हम बोल करंट कहां पर है, पैसिफिक ओशियन में है, कैसा है, कोल्ड करंट है। ठीक, हमारा तीसरा क्या है माइनर फैक्टर में, द शेप ऑफ द ओशियन। शेप ऑफ द ओशियन भी मैटर करता है। लैटिट्यूडनली, जैसे हमने जाना कि लैटिट्यूड भी अफेक्ट करेगा, वैसे शेप ऑफ द ओशियन भी अफेक्ट करेगा। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, एग्जांपल के रूप में द लैटिट्यूडनल एक्सटेंसिव मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी का क्या है, रिकॉर्ड्स द हायर टेम्परेचर। रिकॉर्ड्स हायर टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है। वो क्यों करता है, हमने एक पढ़ा था सिरक्को विंड, ये चलती कहाँ से है, सहारा से, जो हार्मफुल विंड होती है, ब्लड ड्रेन कराती है, ये वार्म विंड है। जो कोल्ड मेडिटेरियन रीजन में आती है तो उसके सरफेस वाटर को क्या कर देती है, उसके सरफेस वाटर को ये वार्म कर देती है। तो ये भी लोकल फैक्टर में आ जाएगा, और उसके शेप या उसका प्लेस ऐसा है जिसके कारण वहां पर इफेक्ट पड़ता है। देन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंसिव ऑफ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला चीज हम क्या समझेंगे यहाँ पर, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर। ठीक, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ हो गया ओशियन के जो सरफेस का वाटर है, ओशियन का सरफेस का जो वाटर है यहाँ पर ये हॉरिजेंटल ये हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर कैसा है। और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ हो गया ओशियन के डीप में, यानी कि इस तरह जब ओशियन के नीचे जाएंगे हम तो उसका टेम्परेचर कैसे होगा, चेंज क्या आएंगे वो है। और यहाँ पर हॉरिजेंटल का अर्थ हो गया उसके सरफेस के साथ, यानी कि वो जो उसका करंट है ऊपर 50 से 100 मीटर ओशियन के सरफेस में, उसका टेम्परेचर कैसा है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। उसके बाद वो प्रभावित किससे होते हैं, कौन से, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन किससे प्रभावित होते हैं, लैटिट्यूड से। टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टू पोलर, ये हमने पहले भी जाना। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किससे अफेक्टेड होगा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किससे अफेक्टेड होगा, हमने ये जाना कि ओशियन के डीप में हम जितने जाएंगे उतना ही ज्यादा क्या बोलते हैं क्या होगा, टेम्परेचर गिरेगा। तो हमने जब अपवेलिंग ऑफ स्ट्रक्चर जाना था तो क्या जाना था, जब ऊपर का वार्म वाटर विंड्स के कारण क्या बोलते हैं आगे चला जाएगा, बढ़ जाएगा, ट्रेवल कर लेगा, तो नीचे का जो कोल्ड वाटर होगा अपवेलिंग हो जाएगी उसकी, और वहां पर फिशरीज के लिए फायदा हो जाएगा, यानी मिक्स वाटर हो जाएगा। वैसे ही जैसे कि ये समझिए ये है ओशियन। ठीक,
ओशियन की ये डेप्थ है, यहाँ से 100 मीटर तक ये डेप्थ है, ठीक। उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ ओशियन बॉटम है। हमने यहाँ जाना था कि जितनी ही डीप में ओशियन के जाएंगे हम, क्या होगा, टेम्परेचर गिरेगा, टेम्परेचर कम होगा, सैलिनिटी कम होगी, तो क्या होगी, डेंसिटी भी कम होगी कि बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी कि कम होगी, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर मान लीजिए ये है, तो यहाँ तक तो क्या होगा, ओशियन टेम्परेचर हाई होगा, ठीक, क्योंकि इंसुलेशन जो होगा सन रेडिएशन का वो इतने ही डीप तक आ पाएगा। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो यहाँ से जहां से डिक्रीज होगा, इस टर्म को कहते हैं हेलोक्लाइन। क्या कहते हैं, हेलोक्लाइन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जहां पर ओशियन का टेम्परेचर जिस पॉइंट से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है बॉटम तक, उसे हेलोक्लाइन कहते हैं। उसके बाद फिर ये टेम्परेचर इधर बढ़ेगा, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का टर्म यही होगा कि जब नीचे, जितना नीचे जाएंगे सरफेस के ओशियन के बॉटम में, उतना ही टेम्परेचर गिरता हुआ चला जाएगा, ठीक। माइनस में नहीं जाएगा, माइनस में जाएगा तो जितने ओशियन के बॉटम है सब जम नहीं जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो वाटर एंड लैंड सरफेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अनइक्वल है, तो अनइक्वल की होने की वजह से क्या है, इसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग है। उसके बाद क्या कर रहा है, ओशियन करंट फ्लोज वार्म टू कोल्ड ओशियन करंट। हाँ, एक चीज ये नोट कर लीजिए, ओशियन करंट जो है उनका जो फ्लो होता है, वार्म ओशियन करंट कोल्ड ओशियन करंट की ओर फ्लो करते हैं, और कोल्ड ओशियन करंट वार्म ओशियन करंट की ओर फ्लो करते हैं। जैसे कि गल्फ ऑफ स्ट्रीम क्या है, एक वार्म करंट है, कहाँ से निकलती है, नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट से निकलती है, कहाँ पर, अटलांटिक ओशन में, और जाती कहाँ पर है, यूरोप के वेस्टर्न कोस्ट पर। तो वहां के टेम्परेचर को गिराती है, तो इसका फ्लो क्या शो करता है, फ्लो शो करता है कि जो करंट्स का डायरेक्शन होगा इक्वेटर से पोलवर्ड होगा, यानी कि वार्म करंट से कोल्ड करंट, और जो कोल्ड करंट का डायरेक्शन होगा वो भी वार्म करंट की ओर होगा, यानी कि पोल्स से इक्वेटर की ओर होगा, ठीक है। उसके बाद इसका मैकेनिज्म देखिए, ये देखिए मिक्स्ड सरफेस लेयर जिसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहेंगे। उसके बाद फिर थर्मोक्लाइन एंड पाइक्लोलिन, ठीक, नोट कर लीजिएगा। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है। डेंसिटी ऑफ सी वाटर, डेंसिटी ऑफ सी वाटर क्या टर्म है ये, डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज मेजर्ड इन ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है, द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर किसी फ्रेश वाटर, यानी फ्रेश वाटर का डेंसिटी कितना होगा, 1 ग्राम पर प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फैक्टर्स कंट्रोलिंग द डेंसिटी ऑफ सी वाटर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो सी वाटर की डेंसिटी को कंट्रोल करते हैं। द डेंसिटी ऑफ सी वाटर रिलेटेड टू द फॉलोइंग। सबसे पहला टेम्परेचर, जैसा कि मैंने आपको बताया, टेम्परेचर जितना ओशन के डीप में जाएंगे उतना ही टेम्परेचर क्या होगा, घटता हुआ गिरता हुआ चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर प्रेशर कंप्रेसिव इफेक्ट, जितना ही दबाव पड़ेगा उतना ही क्या होगा, कणों का एक्सपेंशन होगा, और कणों का एक्सपेंशन होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। सैलिनिटी, इससे डायरेक्ट रिलेशन है, सैलिनिटी जितनी ही ज्यादा होगी क्या होगा, डेंसिटी भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक। उसके बाद टेम्परेचर, इट इज द प्राइमरी कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ डेंसिटी ऑफ सी वाटर, ये प्राइमरी फैक्टर है। व्हेन वाटर इज हीटेड, इनपुट ऑफ एनर्जी इंक्रीज द वाइब्रेशन एंड मूवमेंट्स ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसा कि मैंने बताया, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अगर मान लीजिए क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, टेम्परेचर कम हो रहा है तो क्या होगा, कोलिजन होगा, यानी कि एक जगह इकट्ठे होंगे। तो उसी प्रकार से डेंसिटी बढ़ती और घटती है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और टेम्परेचर घटेगा तो डेंसिटी क्या होगी, बताइए जल्दी से, बढ़ जाएगी, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है, फॉर दिस रीजन द डेंसिटी ऑफ वार्म वाटर इज लेस देन दैट ऑफ कोल्ड वाटर, यानी कि ठंडे पानी की जितनी डेंसिटी होती है उससे कम डेंसिटी किसकी होगी, वार्म वाटर की होगी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इक्वेटर के सरफेस वाटर की डेंसिटी ज्यादा है कि पोल्स की डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी किसकी ज्यादा है, पोल्स की ज्यादा है, जैसा कि हमने समझा इसके, ठीक।
चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रेशर, प्रेशर क्या अफेक्ट करता है? द अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी इज स्मॉल, इट इज डायरेक्टली पॉसिबली रिलेटेड टू द ओशियन वाटर डेंसिटी, इट्स कंप्रेसिव इफेक्ट। वही जैसा मैंने बताया एक्सपेंशन और कॉलिजन से। सी वाटर डेंसिटी इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर, यानी कि जितना ही प्रेशर बढ़ेगा उतनी ही डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, और प्रेशर जितना ही घटेगा उतना ही डेंसिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो डायरेक्ट वैसे जैसा प्रेशर और सैलिनिटी दोनों से रिलेटेड सेम चीजें हैं, तो सेम चीजें क्या? सैलिनिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटेगा, डेंसिटी घटेगी, सैलिनिटी घटेगी तो डेंसिटी भी घटेगी। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद क्या है? द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर हमने जाना था 4 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन जब ओशियन के वाटर की जो सैलिनिटी है, औसत सैलिनिटी है वो 35% सैलिनिटी है, यानी कि अगर 100% क्या बोलते हैं हम यूनिट वो लेते हैं, ओशियन वाटर लेते हैं, तो उसमें से 35% क्या होगा? साल्ट होगा। चलिए उसके बाद फिर देखते हैं डिक्रीजिंग डेंसिटी। ये देखिए हम इधर क्या बोलते हैं? डेंसिटी डिक्रीज हो रही, इधर डेंसिटी सैलिनिटी क्या हो रही? इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो इधर जाएंगे तो इधर भी क्या बोलते हैं? डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, और इधर सैलिनिटी भी डिक्रीज होगी। ठीक, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। उसके बाद फिर ये देखिए जितना ही हम डीप जाते हैं उतना ही उनका क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने क्या जाना कि जो कोल्ड वाटर होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वार्म वाटर से। ठीक, लेकिन ये ट्रॉपिकल्स को लेके उल्टा है। ठीक है, सैलिनिटी ऑफ द ओशियन, सैलिनिटी ओशियन की क्या है? इट मीन्स द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट पर यूनिट ऑफ वाटर। अभी तक हमने डेंसिटी जाना था, तो वहां पर भी साल्ट का ही मिक्सचर था। सैलिनिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स डिजॉल्व इन साल्ट पर 1000 ग्राम, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में कैलकुलेट किया जाता है। ऑफ सी वाटर, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर इज 35 पर 1000, यानी कि 1000 ग्राम पार्टिकल में 35 ग्राम क्या होती है? नमक होता है। लवणता को 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए के रूप में जाना जाता है। कंपोजिशन ऑफ सी वाटर, समुद्र में किस कौन कौन से नमक पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, सबसे कम पाया जाता है पोटेशियम सल्फेट, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए दोनों क्लोराइड MgCl2 और NaCl2 दोनों ही टॉप के दूसरे हैं। उसके बाद जो दोनों सल्फेट हैं वो नीचे से हैं, पोटेशियम और कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट। तो आपसे इनका ऑर्डर पूछ सकता है कि मान लीजिए सबसे ज्यादा के बाद कौन सा पाया जाता है? साल्ट। कंपोजिशन किस कौन कौन से सॉल्ट का है? फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं किसको? सैलिनिटी को। इवापोरेशन, भाई हम क्या जानते हैं? ट्रॉपिक्स पर क्या है? इंसुलेशन ज्यादा है, इवापोरेशन रेट ज्यादा है, तो वहां की सैलिनिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद प्रेसिपिटेशन, इक्वेटर्स की, हम ये जानते हैं कि इक्वेटर्स पर बारिश ज्यादा होती है, काफी ज्यादा रिवर्स का डिपोजिशन होता है, रिवर्स का माउथ है इक्वेटर्स की ओर, तो यहाँ पर क्या है? सैलिनिटी कम है। ठीक, उसके बाद फिर सर्कुलेशन ऑफ ओशियन वाटर, यानी कि हम ये जानते हैं कि वार्म वाटर जो होता है उसकी डेंसिटी कम होगी किसके? कोल्ड वाटर से। तो जहां जहां भी वार्म वाटर होगा वहां पर क्या होगा? डेंसिटी कम होगा। उसके बाद फिर सैलिनिटी कम होगा, और डेंसिटी सैलिनिटी एक दूसरे के पूरक हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन, हवा का डायरेक्शन भी इफेक्ट करता है। इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर, यानी कि जब रिवर वाटर किसी में मिक्स होगा पानी का, जब पानी की मिक्सिंग होगी किसी चीज में तो भी तो अफेक्ट करेगा। ठीक, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, इक्वेटोरियल जोन में लो सैलिनिटी होती है। ठीक, ट्रॉपिकल जोन में हाईएस्ट सैलिनिटी, टेम्परेट जोन में भी क्या होती है? लो सैलिनिटी होती है, और पोलर जोन में लोवेस्ट सैलिनिटी होती है। ठीक, अब तो वहां कोल्ड मत समझ लीजिएगा, वो सिर्फ डेंसिटी के बारे में था। ठीक है, उसके बाद वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इन हाई एल्टीट्यूड सैलिनिटी इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, जितना ज्यादा गहराई में जाएंगे उतनी ज्यादा क्या बोलते हैं? क्या होगा? सैलिनिटी बढ़ेगी। कहां पर? हाई एल्टीट्यूड्स में, यानी पोलर रीजन में। और इक्वेटर में क्या होगा? सैलिनिटी इज लो एट सरफेस ड्यू टू द हाई रेनफॉल, एट द बॉटम बिकम्स इट्स लो अगेन, यानी कि सरफेस पर भी सैलिनिटी कम है और बॉटम्स में भी इक्वेटर्स पर सैलिनिटी कम है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड में ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या? मैक्सिमम सैलिनिटी अकर्स एट द अपर लेयर्स, अपर जोन, दस एज द मैक्सिमम सैलिनिटी इन ट्रॉपिक्स रीजन। ठीक, बिटवीन थर्मोक्लाइन, द ट्रांजिशन जोन इज बिटवीन इज थर्मोक्लाइन। ठीक, जहां से टेम्परेचर क्या बोलते हैं? गिरना शुरू होता है ओशियन का, वो टर्म थर्मोक्लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद क्या करा है?
एट द डेप्थ बिटवीन 300 से 1000 मीटर देयर इज अ वेरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर डेंसिटी एज वेल एज सैलिनिटी, मतलब अलग अलग बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस जोन हैज रैपिड चेंज ऑफ सी वाटर डेंसिटी एज इज नोन एज द पाइक्लो रैपिड चेंज इन सी वाटर डेंसिटी, यानी कि सी वाटर की डेंसिटी में अचानक से जो रैपिड चेंज होता है उसे क्या कहते हैं, पिक्नोक्लाइन कहते हैं। ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको। ऑन द अदर हैंड दिस जोन रिप्रेजेंटिंग रैपिड चेंज ऑफ सैलिनिटी इज नोन एज क्या है, डेप्थ ऑफ लो एल्टीट्यूड, वाइस वर्सा हाई एल्टीट्यूड, हेलोक्लाइन। यानी कि जहां पर क्या होती है रैपिड चेंज इन सैलिनिटी, डेंसिटी को क्या कहेंगे, पिक्नोक्लाइन कहेंगे, और रैपिड चेंज जब सैलिनिटी में होगा तो उसे क्या कहेंगे, हेलोक्लाइन कहेंगे। ठीक, चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में ओशिनोग्राफी की नेक्स्ट क्लास में। तैयारी जारी रखिए, 11 को फर्स्ट डे सेकंड मीटिंग आपका एग्जाम है। ठीक, आपके लिए लेके आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं तब तक फिर।